हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात कर रहे हैं आपके एमपीपीएससी एई एग्ज़ाम के लास्ट 25 डेज़ के प्लान की कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और पढ़ने को हमारे पास बहुत सारा है। जो बचा हुआ टाइम है सर, इसको हम कैसे मैनेज करें अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके एमपीपीएससी एई एग्ज़ाम के टेक्निकल पार्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर हमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। अगर उन 10 सब्जेक्ट से भी हम टॉपिक की एनालिसिस करते हैं तो आपको वहां पर 130 प्लस टॉपिक्स को कवर करना होता है, जो बचे हुए टाइम्स में कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर हम बात करते किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपके लिए कम से कम 1 साल का टाइम होना बहुत ज़रूरी है डियर। 1 साल के टाइम में भी आपके पास 8 से 9 मंथ आपको लग जाता है सिलेबस को कंप्लीट करने में। जो बचा हुआ टाइम होता है, यानी कि आपके पास 2 से 3 मंथ, उसको आप यूज़ करते हैं रिवीजन के लिए और कुछ प्रैक्टिस के लिए करते हैं। बट आज मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने एमपीपीएससी एई के टेक्निकल पार्ट्स को 80 to 90% कवर कर दिया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक 50 to 60% कवर किया गया होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने पढ़ना तब स्टार्ट किया होगा जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, यानी कि तो अब तक तो उन्होंने भी अपनी 20 to 30% तैयारी कर ली होगी डियर। तो क्लियर है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 25 डेज़ का ही प्लान लेके आए हैं, और ये जो 25 डेज़ वाला प्लान है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का गेम चेंजिंग प्लान हो सकता है। यहाँ पे हमने टोटल 100 टॉपिक्स को कवर किया गया है डियर। आपको 130 में से कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं? 100 टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप इन 100 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल पार्ट के 80 प्लस क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर आप अपने 80 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं यार आप एमपीपीएससी एई एग्जाम में टॉप कर रहे होंगे। क्लियर है। तो अगर हम बात करते एक दिन के शेड्यूल की, तो एक दिन में आपके पास यहाँ पे 24 हार्स होते हैं। अगर आप 24 हार्स में से 12 घंटे अपनी टेक्निकल स्टडीज़ के लिए दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता यार कि आप ये कम होगा। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक्स को आपको कम से कम 3 घंटे में कवर करना है, यानी कि 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको, उस टॉपिक को 1 घंटे में रिवाइज कीजिएगा, और बचे हुए जो 2 घंटे हैं उन 2 घंटे में आप क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सर प्रैक्टिस कौन सी बुक से की जाए। अगर कई स्टूडेंट का मानना ये भी होता है कि सर यूथ की बुक को क्या सॉल्व करें, तो अगर आप यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, तो डियर उसके अगर हम टोटल क्वेश्चन काउंट करते हैं तो आपके पास वहां पे 45,000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो यहां पे पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर हम गुप्ता सॉल्व करें या सर खुरमी सॉल्व करें। तो मेरा मानना ये भी है कि जिन्होंने शायद अभी तक, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुरमी सॉल्व कर ली होगी, गुप्ता सॉल्व कर ली होगी, और आपका यूथ वाली बुक सॉल्व कर ली होगी। बट मैं लास्ट टाइम में आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, और जितने भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पेपर है आपके लास्ट 15 ईयर्स, मैं यहाँ पे 20 ईयर्स नहीं बोल रहा हूँ, 30 ईयर्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लास्ट के 15 ईयर्स है, उनको आप टॉपिक वाइज कवर करते रहिएगा। अगर आप शायद ऐसा करोगे, आप उन इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं और अपने टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार आपके लिए एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहेगा डियर। तो आइए देखते हैं कि वो 100 टॉपिक्स आपके लिए कौन से होने वाले हैं। इस 100 टॉपिक्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास वो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स में मैं कवर करता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग की, फिर बात करेंगे हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की, फिर बात करेंगे ब्रिज इंजीनियरिंग। अगर हम इन तीनों ही पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि हाईवे को, आपके एयरपोर्ट को और आपको ब्रिज को, तो ये आपके लिए 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एमपीपीएससी एई एग्जाम के अंदर। और अगर हम इसके 4th पार्ट की बात करते हैं तो 4th पार्ट में हमें स्टडी करना होता है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग यहाँ पर अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जो आपके लिए 10 मार्क्स का अलग से पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जो वेटेज होती है वो कितनी होती है भाई? वो 20 मार्क्स की वेटेज होती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20 मार्क्स।
क्लियर है। अब देखते हैं सर ये कौन से 100 टॉपिक्स है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये 25 दिन के अंदर आपका गेम को चेंज कर सकते हैं डियर, आपका लाइफ को बदल सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टडी करना है इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, पहला टॉपिक्स। दूसरे टॉपिक्स में आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक्स ऑफ डिज़ाइन को स्टडी करना है। जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं आपके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को, उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा डियर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी जितने एलिमेंट्स है और इसके सिग्नलिंग प्रोसेस है उनको आपको कवर करना पड़ेगा अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपको पेमेंट डिजाइन की स्टडी करना पड़ेगा। पेमेंट भी आपको यहाँ पे दोनों ही पेमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। एक रिजिड पेमेंट होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। दोनों से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डियर। उसके बाद आपको हाईवे मटेरियल्स की स्टडी करना है। हाईवे मटेरियल्स में आपके पास जैसे एग्रीगेट हो गया, उसको आपको प्रॉपर स्टडी करनी है सर, और जितनी भी लेयर्स का फॉर्मेशन है आपके हाईवे के अंदर उनको स्टडी करना है, और जो इसके टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हाईवे मटेरियल्स में, उनको कवर करने की कोशिश करना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपके हाईवे इंजीनियरिंग का जो लास्ट पार्ट रहता है वो आपके पास हाईवे कंस्ट्रक्शन रहता है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे अकेले हाईवे इंजीनियरिंग के वेटेज की बात करता हूँ तो कम से कम आपके पास यहाँ पे 5 to 6 मार्क्स का अकेले क्या देखने को मिलेगा, हाईवे इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग के इन 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना, किस तरह से कवर करना कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, आपने बुक से पढ़े होंगे तो बुक उठाइएगा, आपके नोट्स बने होंगे नोट्स उठाइएगा, उस नोट्स को उठाइएगा, उसको उसकी इंट्रोडक्शन ओपन कीजिएगा, 1 घंटा उसको इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा। जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी तरह से उसको पढ़िएगा। जो चीज़ आप भूल रहे हो उस चीज़ को आप अलग कॉपी में लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब जो लास्ट के आपके पास 2 हार्स है, इस 2 हार्स के अंदर आपको क्या करना है, इन लास्ट के 2 घंटे में आपको सिर्फ PYQ करना है। क्या करना है, PYQ करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है। किसके, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के, ESE के। क्यों, ना तो आपको यहाँ पे गुप्ता करनी है, अब ना ही यहाँ पे अपनी यूथ करनी है और ना ही यहाँ पे खुरमी करनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपको चाहिए कि सर मेरा टॉपिक भी कवर हो और टॉपिक के साथ साथ मेरे क्वेश्चंस भी कवर हो, क्योंकि अगर आप यूथ की बुक को कवर करोगे तो वहाँ पर एक ही टॉपिक में आपको कम से कम 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट वही अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहीं पर आपके पास वो 60 to 70 में कवर हो जाएगा, और 2 से 3 घंटे में आपके पास क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे और विद उसका कंसेप्ट भी आपको डिटेल से देखना होगा। क्लियर है। तो ये तो बात हुई आपकी अकेले हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में आपको टोटल कितने टॉपिक कवर करने हैं, 6 टॉपिक। वैसे टोटल टॉपिक कितने हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, आपके पास 9 टॉपिक, 9 to 10 टॉपिक है। 9 to 10 टॉपिक में से आपको यहाँ पे 6 टॉपिक्स ही कंप्लीट करने हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट रेलवे इंजीनियरिंग। और रेलवे इंजीनियरिंग की यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वेटेज रहती है वो आपके पास कितनी रहती है, वो 10 मार्क्स की वेटेज रहती है। क्लियर है। अब रेलवे इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेलवे इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है रेल्स एंड रेल जॉइंट के बारे में पढ़ना है कि रेल्स क्या होता है और रेल जॉइंट्स क्या होती है, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेल्स भी आपको स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद आपको रेल्स पढ़ना है एंड ट्रैक फास्टनर्स के बारे में पढ़ना है कि आपके पास कितने टाइप के फास्टनर्स यूज किए जाते हैं आपके रेल्स के अंदर। क्लियर है। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक पढ़ना है। जिस तरह से आपने हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टडी किया था उसी तरह से आपने रेलवे का भी ज्योमेट्रिक डिजाइन की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमें स्टडी करना है स्टेशन यार्ड की। फिर आपको स्ट्रेस इन रेल की, जो रेल होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगती है। क्लियर है। उसके बाद सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम की, जो आपके रेल के जो सिग्नलिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। क्लियर है। जैसे आपने स्टडी किया होगा सर सीमापुरी सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम है जो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद रहता है ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस से आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यहाँ से, और दूसरा ज्योमेट्रिक डिजाइन से। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल्स पार्ट्स रहता है ज़्यादातर वो रहता है आपके पास ज्योमेट्रिक डिजाइन से, ट्रैक्शन और ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस से, और आपका ये रेल ट्रैक और फास्टनर्स से रहता है। क्लियर है। बट इसके अलावा भी आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ना है सिस्टम ऑफ रेल्स। क्या स्टडी करना है यहाँ पे, सिस्टम्स ऑफ रेल भी आपको पढ़ना है, सिस्टम ऑफ रेल इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ये ट्रेंड बना हुआ है। क्लियर है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो इंडिया में आपका रेल सिस्टम है वो क्या है।
क्लियर है। उसके बाद आता है आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपको बेसिकली 3 ही टॉपिक कवर करने हैं। वैसे तो हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपके पास टोटल 6 टॉपिक्स है, बट 6 टॉपिक्स में से आपको सिर्फ ये 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपका काम इजिली बन जाएगा। क्लियर है। जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एयरपोर्ट की प्लानिंग, उसके बाद रनवे एंड इस ज्योमेट्रिक डिजाइन कि रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है, और इसका डिजाइन देखना है और इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन देखना है। क्लियर है। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना ही होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की कि कितने मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो यहां पर 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से देखने को मिलते हैं डियर। क्लियर है। इसके लिए भी कौन सा सोर्स होगा आपका, इसके लिए भी बेस्ट सोर्स होगा कि जो आप एयरपोर्ट के जो क्वेश्चंस करें वो या तो आप गुप्ता से कर लीजिएगा। कहां से कर लीजिएगा, गुप्ता के कर लीजिएगा, और दूसरे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाइएगा। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, एयरपोर्ट के लिए बोल रहा हूं। रेलवे के जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, यहां पे एक गुप्ता के क्वेश्चंस कीजिएगा और दूसरे आप ईएससी के क्वेश्चन कीजिएगा। क्लियर है। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे गुप्ता में जो रेलवे के क्वेश्चन और एयरपोर्ट के क्वेश्चन वो कम है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक एडिशनली सब्जेक्ट है आपके पास ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, और इन 4 टॉपिक्स से भी आपको ब्रिज इंजीनियरिंग से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है डियर। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिज एंड इस कंपोनेंट्स की, कि ब्रिज क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम स्टडी करेंगे अपने 20 टॉपिक की, वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, और 21 टॉपिक रहेगा आपके पास डिजाइन एंड लोडिंग ऑफ ब्रिज, कि डिजाइन क्या है ब्रिज का और लोडिंग के आधार पे ब्रिज की क्या क्या कंडीशन होती है, और एक वो भी हो सकता है कि लोडिंग के आधार पर ब्रिज कितने टाइप्स के होते हैं डियर। क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज, और जहां पे भी आपके पास हाइड्रोलिक वर्ड आ जाता है वहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जिस तरह से यहां पे हम स्टडी करते हैं अपने ब्रिज इंजीनियरिंग में जैसे हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज, उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब आप इन्वायरमेंटल की स्टडी करते हो, इन्वायरमेंटल की स्टडी में आप पार्ट 2 की स्टडी करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सीवर की बात करते हैं। तो ये वर्ड्स भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। कितने मार्क्स का आता है, 1 to 2। तो इस तरह से आपने ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट कंप्लीट किया। ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट्स टोटल 20 मार्क्स का रहता है, और 20 मार्क्स के लिए आपको टोटल कितने टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, 22 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है। कुछ आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी अभी आप तक पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे, और जो बचा हुआ टाइम रहेगा आपके पास 2 घंटे का, उसको आप कवर कीजिएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने में। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट की। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारे यूट्यूब से भी पिछले काफ़ी दिनों से मैंने स्टार्ट चल रहा है, जहाँ पे मैंने अपना जो पहला पार्ट से रॉ वाटर इंजीनियरिंग को उसको भी हमने वहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है डियर। तो आप चाहो तो उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी लेंथी है, मतलब काफ़ी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा है, वो चाहे वो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप भी उन वीडियो का सहारा ले सकते हैं डियर वहां पे। क्लियर है। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, वो करना है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ रॉ वाटर। किस पे करना है, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ रॉ वाटर। दूसरा रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर, और तीसरा रहेगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम रहेगा। यानी कि आपको अगर हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ही मेनली टॉपिक को कवर करना है। पहला है रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के पैरामीटर रहते हैं, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। तीनों ही पैरामीटर्स की स्टडी करनी है, फिर ट्रीटमेंट के बारे में देखना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखना है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में कि सर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपको कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी आपको जिस तरह से आपने रॉ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था उसी तरह से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर को भी स्टडी करना है। क्लियर है। ये आपका 26th टॉपिक है। 27th नंबर पे आपने ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर को स्टडी करना, फिर आपने डिस्पोजल ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट की स्टडी करना, और फिर डिजाइन ऑफ सीवर की बात करना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में भी आपने टोटल 4 टॉपिक को कवर करना, रॉ वाटर में आपको 3 टॉपिक को कवर करना, यानी कि 7 टॉपिक आपके पास यहाँ पे कवर हो जाते हैं किसके, आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। क्लियर है। अब रहता है आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या स्टडी करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको देखना है कि सर
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स कौन से होते हैं और सर इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, क्लियर है। तो इनको अच्छे से कवर करना। और जो लास्ट पार्ट रहता है आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो रहता है हमारे पास एयर पॉल्यूशन, क्लियर है। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं कवर किया गया, तो आपको नॉइज पोल्यूशन स्टडी भी नहीं करना है डियर। तो यहाँ पे भी अगर हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपके पास कितना है 10। तो आपके पास टोटल अब तक कितने मार्क्स बन गए हैं, 30 मार्क्स बन गए, और 30 मार्क्स में कितने टॉपिक कवर हुए हैं, 31 टॉपिक्स कवर हुए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने थर्ड सब्जेक्ट की। थर्ड सब्जेक्ट है हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे को स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो आप बोल रहे हैं, तो सर सॉइल मैकेनिक्स तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, क्लियर है। बट यहाँ पे आपने जब यूनिवर्सिटी लेवल में स्टडी किया होगा तो आपने सॉइल 1 और सॉइल 2 पढ़ा होगा। तो कई जगह वो यूनिवर्सिटी में ये भी था कि जियो 1 और जियो 2, क्लियर है। तो जो आपके बेसिक पार्ट होता है उसको हम सॉइल मैकेनिक्स से ही काउंट कर सकते हैं, और जो आपका एडिशनल पार्ट होता है उसको हम जियो टेक्निकल के पार्ट्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट बनेगा आपका वो जियो टेक्निकल है, तो इसमें आपका सॉइल मैकेनिक्स भी काउंट किया जाएगा, क्लियर है। तो इसमें जो टॉपिक रहेगा आपके पास, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी हमारे पास 10 मार्क्स का रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम बात करते हैं आपके पास जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपके पास टोटल 16 टॉपिक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपके पास कितने टॉपिक है, 13-14 टॉपिक है। बट आपको उनको सबको नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है आपको चाहिए मार्क्स चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको इतने ही टॉपिक स्टडी करने हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो ऑरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ना है और बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्लियर है। उसके बाद आपको सॉइल कंपैक्शन पे जाना है, बीच का पार्ट्स को नहीं कवर करना आपको, ठीक है। इसमें जो सॉइल की प्रॉपर्टीज आ गई, इसमें इसके रिलेशनशिप भी इसी में कवर करना आपको, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी, उसके बाद आपको पढ़ना है सीपेज थ्रू लॉ सॉइल, उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, अर्थ प्रेशर्स, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। इन टॉपिक की आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है डियर, क्लियर है। अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आप 10 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब तक आपका स्कोर कितना हो गया, 40, यानी कि 40 मार्क्स में आपने कितने टॉपिक कवर कर दिया है सर, 43 टॉपिक्स आपने कवर कर दिए है डियर, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ सब्जेक्ट में आपको क्या कवर करना है। फोर्थ सब्जेक्ट में आपको कवर करना है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम, तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोलॉजी और दूसरा होता है आपके पास इरिगेशन। अगर यहाँ पे हम इरिगेशंस की बात करते हैं तो इरिगेशंस में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, क्लियर है। जो इसमें आपने इरिगेशन में जो पहला चैप्टर स्टडी करना है, टॉपिक स्टडी करना है आपका सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टडी करना है आपको क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स से भी एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटर लॉगिंग, उसके बाद कैनाल डिजाइनिंग, उसके बाद आपको डैम्स और रिजर्वायर, स्पिलवे, एनर्जी डिसिपेटर्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क, और उसके बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल हेडवर्क्स, इनको क्या करना है आपको इरिगेशंस के अंदर कवर करना है। अगर यहाँ पे बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी, तो इरिगेशन आपके पास टोटल 5 to 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं डियर। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की। तो हाइड्रोलॉजी में अगर हम नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करते हैं तो आपके पास 8 to 9 टॉपिक्स यहाँ पे भी कंप्लीट करने होते हैं, बट आपको पूरे टॉपिक्स नहीं कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे आपको कुछ ही टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमारा रहेगा प्रेसिपिटेशंस एंड वेपोरेशंस, उसके बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, उसके बाद एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशंस, हाइड्रोग्राफ्स और फ्लड एंड फ्लड राउटिंग, क्लियर है। तो ये आपको किस पे कवर करना है, अपने हाइड्रोलॉजी में कवर करना है। हाइड्रोलॉजी में भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन आपको हाइड्रोलॉजी के भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है ये भी हमारे पास एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसका सोर्स क्या होगा सर स्टडी का, इसका सबसे बेस्ट सोर्स होगा, आपको कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, आपको लगाने हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाने हैं, क्लियर है। सिर्फ क्योंकि और बुक सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे मैं बुक बोल रहा हूँ वहाँ पे उस बुक के भी लगाइएगा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि आपका एयरपोर्ट है हो गया, आपका रेलवे है तो गुप्ता भी लगाइएगा और ESC के क्वेश्चंस भी कवर कर लीजिएगा, क्लियर है।
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ सब्जेक्ट। तो यानी कि अभी तक जो हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो गए, आपके पास 4 सब्जेक्ट हो गए, एक में मैं 2 काउंट किए, तो आपके पास 50 मार्क्स बनेंगे। 50 मार्क्स में आपने टोटल कितने सब्जेक्ट्स टॉपिक कवर कर लिए हैं? 57 टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्लियर है? अब आ जाता है आपके पास फिफ्थ सब्जेक्ट में आपको स्टडी करना है एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में आपको सबसे पहले स्टडी करना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। ये है आपके पास, तो इसको मैं एक और टॉपिक नाम दे देता हूँ, इसको मैं 67 दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या स्टडी करना है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको यहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट की स्टडी करना है। किसकी स्टडी करना है सर? सीमेंट और कंक्रीट की स्टडी करना है। अब आपको यहाँ पे पूरा बीएमसी नहीं पढ़ना है, या तो आपको सीमेंट पढ़ना है खाली और कंक्रीट पढ़ना है। जैसे आपका टिम्बर हो गया, आपका ब्रिक हो गया, उसको आप स्टडी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सीमेंट पढ़ना है और कंक्रीट की स्टडी करना है। उसके बाद आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में देखना है, फिर रेट एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, टेंडर एंड कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, सीपीएम पार्ट के बारे में पढ़ना है, क्रैशिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना है। किसके अंदर? एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर। एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग भी आपके पास कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स में अगर आप ये टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि कितने टॉपिक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स के, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि 10 मार्क्स है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बन गए? टोटल 60, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को मैंने 20 का काउंट किया। तो अगर आपको 60 में कितने टॉपिक्स कवर करने पड़े? आपको 67 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने पड़े डियर। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके आरसीसी डिजाइन की, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की भी अगर बात करते हैं तो ये भी आपके एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और क्या आपको यहाँ पे स्टडी करना है और क्या यहाँ पे आपका सोर्स रहने वाला है स्टडी का। यहाँ पे भी जो सोर्स रहेगा वो आपके ईएससी के क्वेश्चंस करने हैं लास्ट 15 ईयर्स वाले। क्लियर? यानी कि आपको जो भी आपके 2005 से लेके 2020 तक जो भी आपका क्वेश्चंस आए हैं उनको ही आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, विद डिटेल वाइज, विद कंसेप्ट वाइज, और साथ में आपको उस टॉपिक के नोट्स को भी रिवाइज करना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है WSM एंड LSM। क्या देखना है? WSM एंड LSM की स्टडी करनी है आपको। क्लियर है कि जो भी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, उनको कवर करना है। उसके बाद आपको देखना है डिजाइन ऑफ बीम क्या होता है, शेयर, टॉर्जन एंड बॉन्ड के बारे में स्टडी करना है। और इसका हो सकता है तो जो भी आपके पास कोड डाटा है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कोड डाटा से ही पिछले अगर हम 4 पेपर की एनालिसिस करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था जो कोड से बाहर था। सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोड से बाहर थे, बाकी जो आपके पास 8 to 9 क्वेश्चन थे वो पूरे कोड के डाटा से ही पूछे गए थे। तो आपको कोड का डाटा काफी ध्यान रखना है। उसके बाद हम डिजाइन ऑफ स्लैब्स के बारे में देखेंगे, फिर डिजाइन ऑफ कॉलम्स के बारे में, डिजाइन ऑफ फुटिंग के बारे में, फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है उनको भी पढ़ लीजिएगा, जैसे डिजाइन ऑफ वाटर टैंक हो गया, आपका रिटेनिंग वॉल हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा आरसीसी डिजाइन भी कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो अगर हम यहां तक पहुंचते थे, हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए थे और आपके पास 60 मार्क्स हो गए थे। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास 6 सब्जेक्ट था, आरसीसी मार्क्स है 10, टोटल मार्क्स हो गए 70 मार्क्स के लिए आपने कितने टॉपिक्स कवर किए? यहाँ पे 73 टॉपिक्स आपने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं डियर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका 7th स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर्स में भी आपके पास कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो स्टडी करना है इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको कनेक्शन की स्टडी करनी है। कनेक्शन में आपका रिवेटेड भी है, आपका बोल्टेड भी है और आपका वेल्डेड भी है। क्लियर है? तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम 2 ही तरह के कनेक्शन की स्टडी करते हैं, बट आपको यहाँ पे तीनों ही कनेक्शन की स्टडी करनी है डियर।
क्लियर है। उसके बाद हमें टेंशन मेंबर की स्टडी करनी है, फिर कंप्रेशन मेंबर की स्टडी करनी है, फिर इसके बीम की स्टडी करनी है, प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर से भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस्ट के बारे में, फिर प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में आपको कवर करना है। तो इस तरह से स्टील स्ट्रक्चर भी आपके पास 10 मार्क्स का इसका जो आपका सोर्स रहेगा वो भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाइएगा लास्ट 15 ईयर से, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए, यानी कि 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन, टॉपिक कितने हुए आपके? 80 टॉपिक हुए, तो कुछ ज्यादा नहीं हुए हैं। ये तो मैं एनालिसिस वो लेके आ रहा हूं जिसमें आप पूरे 10 बाई 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, बट हो सकता है आपका 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 10 में से यार 7 तो 8 क्वेश्चन तो आपके बन ही सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। वैसा तो नहीं पूछेगा, बट हो सकता है आपको वहां पे 1% मान लीजिए कि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी आपके पास यहाँ पे 10 मार्क्स का रहने वाला है, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बेसिक ऑफ सॉम कवर करना है और बेसिक ऑफ टॉस कवर करना है। बेसिक पार्ट, एडवांस पार्ट नहीं आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको बेसिक फंडामेंटल की स्टडी करनी है, जिसमें आपको वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन मोशन के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में देखना है, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको बेसिक एनर्जी से, बेसिक मैकेनिक्स से इतने ही टॉपिक्स को लेना है। अब बेसिक सॉम है कि जो भी आपने सेकेंड ईयर में जो सॉम पढ़ा है उसी सॉम को आपने यहाँ पे तैयार करना है, और जो आपने बेसिक टॉस पढ़ा है अपने 3rd ईयर्स में उसको ही यहाँ पे कंप्लीट करना है, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा होगा। क्लियर है, एडवांस नहीं जाना है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स की, और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको आपका 2020 के एग्जाम में भी ऐड किया था, आपके लिए कितना 10 मार्क्स के लिए ऐड किया था। जब आपका एग्जाम 14 आपका 15 आपका 17 में हुआ था, तो उस समय हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जा सकते हैं, और सर्वे के तो क्वेश्चन अभी भी नहीं पूछे गए आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग में। क्लियर है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अगर हम बात करते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां से भी आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? क्या सर पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं? अगर आप पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने लग जाओगे तो इसके भी आपके पास कम से कम 15 से 16 पार्ट्स आपको कवर करने होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। पहला रहता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा रहता है हमारा ओपन चैनल फ्लो रहता है। अब देखिएगा कि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे होंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है और प्रेशर मेजरमेंट क्या है। दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा रहेगा बॉयंसी एंड फ्लोटेशंस के बारे में, चौथा रहेगा आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में, फिर फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में, फिर वियर और नॉचेस। वियर और नॉचेस से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डियर। उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स क्या है, टरबाइंस क्या है, हाइड्रोलिक पंप के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी तरह से ओपन चैनल फ्लो में आपने दोनों फ्लो की स्टडी करना है, यूनिफॉर्म फ्लो की स्टडी भी करना है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की स्टडी भी करना है। और एक आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ना है अपने ओपन चैनल फ्लो का, जहां पे इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको कंपैरिजन दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो के बारे में। तो इस तरह से हमने ये जो हमारा 25 डेज का जो प्लान है इसको अच्छे से एनालाइज किया, और इसमें हमने टोटल 100 टॉपिक्स को कवर किया। हर एक दिन हमें आपको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, यानी कि 4 टॉपिक्स बड़े इजीली कवर हो जाएंगे डियर। 1 घंटे में आपको उसको रिवाइज करना है और 2 घंटे में उसके आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक टॉपिक को 3 घंटे देना है, तो 4 टॉपिक्स को आपने 12 घंटे दिए हैं, और जो बचे हुए 4 घंटे हैं उन 4 घंटे को आप अपना दे दिए किसको, जो भी आपका नॉन टेक का पार्ट है। तो 16 घंटे का स्टडी प्लान है आपका, इसको आप यूज कीजिएगा ताकि आप अपना सिलेक्शन अच्छे से कर पाएं और अपने एमपीपीएससी एआई एग्जाम के अंदर टॉप कर पाएं डियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा डियर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा।